नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े खुलासे के साथ मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दूं। लाल किला कांड को लेकर देश का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला हिंसा पर चिट्ठी एक सामने आई है। एएसआई के एक अधिकारी ने यह चिट्ठी दिल्ली पुलिस को लिखी है और इस चिट्ठी में लाल किला तांडव की मिनट टू मिनट डिटेल है और इस चिट्ठी से बहुत बड़ा राज भी खुल गया है। लाल किला को चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है और साथ ही यह भी बताया है कि लाल किले में तबाही मचाने के इरादे से उस दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन लाल किले में तबाही मचाने के इरादे से ही ये प्रदर्शनकारी यहां पर आए थे। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ये लगता है कि पूरी तरह से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई दिल्ली में वो प्री प्लान्ड थी, यानी कि सुनियोजित थी, यानी कि उसकी पहले ही पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई थी। इस चिट्ठी में तमाम बातों को लिखा गया है और जो बातें इसमें कही गई हैं उसमें मुख्य बात यह है कि लाल किला को उस दिन चारों तरफ से घेर लिया गया था और लाल किले में तबाही मचाने के इरादे से प्रदर्शनकारी उस दिन पहुंचे थे। हमने तस्वीरें देखी थी, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी, कैसे उस दिन लोकतंत्र को शर्मसार किया गया था, कैसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुस आए थे और लाल किले पर उस जगह जहां पर सिर्फ तिरंगा फहराया जाता है वहां पर एक धार्मिक झंडे को फहरा दिया गया था और जबरदस्त हिंसा हुई थी और हिंसा में 394 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो मिनट टू मिनट डिटेलिंग है इसमें एग्जैक्टली है क्या। जो एएसआई के अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है, आखिर उसमें क्या कुछ बातें लिखी हैं वो समझना बेहद जरूरी है। दोपहर 12:30 बजे 25 ट्रैक्टर 300 प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर घुसे थे और उसी वक्त दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने भीड़ को काबू किया। लाहौरी गेट के तीनों गेट बंद करके वो लॉक कर दिए गए और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने लाहौरी गेट से भी एंट्री करने की कोशिश उस दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन की थी और दोपहर 1 बजे सुभाष मार्ग से प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे। प्रोटेस्टर्स जो है उनको मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर सवार कुछ लोग लीड कर रहे थे, यानी कि ये लोग अगवा थे उस दिन की हिंसा के। इस ग्रुप ने भी लाहौरी गेट की भीड़ को ज्वाइन कर लिया था और भीड़ ने टिकट काउंटर, डोर फ्रेम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। मेटल डिटेक्टर और लाल किले का जो बैगेज स्कैनर था उसे भी इन भीड़ ने, इन प्रदर्शनकारियों ने डैमेज कर दिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारी लाहौरी गेट की एंट्रेंस पर यानी कि जो उसका एंट्री गेट है वहां पर पहुंचे और लाहौरी गेट का दरवाजा आयरन रॉड और चेन से उस वक्त लॉक था। भीड़ आयरन रॉड पर चढ़कर अंदर की तरफ कूद गई और अपने साथ ये लोग आयरन टूल्स जो लेकर आए थे उससे जो चेन थी, जो रोकने के लिए चेन बनाई गई थी, उसको तोड़ दिया था। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास हथियार थे। सीआईएसएफ ने ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए एक बस खड़ी कर दी जिसको डैमेज कर दिया गया था। उसकी तस्वीरें भी हमने उस दिन आपको दिखाई थी। 3 ट्रैक्टर लाल किले के अंदर जाने में कामयाब हो गए थे और भीड़ स्टेज की तरफ भागी और जबरदस्ती जो एक धार्मिक झंडा था उसे पोल पर फहरा दिया गया। उस पोल पर जिस पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराते हैं, उस पोल पर जिस पर आज तक सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहरा है, उस पोल पर एक धार्मिक झंडे को फहरा दिया गया था। तो ये उस दिन की मिनट टू मिनट डिटेलिंग है जो अब इस एएसआई की चिट्ठी के जरिए सामने आई है। 26 जनवरी के दिन राजधानी में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच भी तेज कर दी है और इस बीच जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन को भी गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र हरमन पर 26 जनवरी को लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि 26 जनवरी को धर्मेंद्र सिंह हरमन ने अपनी कार से दिल्ली के लाल किला के अंदर प्रवेश किया और जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही दिल्ली हिंसा के इस आरोपी का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक शाहीन बाग के धरने के वक्त धर्मेंद्र हरमन काफी एक्टिव था, लेकिन अब धर्मेंद्र हरमन नाम का यह शख्स इस समय दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आशीष, ये जो मिनट टू मिनट डिटेलिंग आई है, जो चिट्ठी एएसआई की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली पुलिस को भेजी गई है, तो ये चिट्ठी और इसमें लिखी हुई जो एक एक बात है वो एग्जैक्टली इसी ओर इशारा कर रही है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग थी कि ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे और फिर अल्टीमेटली लाल किला पहुंचकर हम वहां पर जो एक धार्मिक झंडा उसको फहराएंगे। ये इस चिट्ठी से इस बात की ओर इशारा मिल रहा है। देखिए, जो चिट्ठी है उससे इसी बात की ओर इशारा मिल रहा है कि कुछ लोग
इस मोटिव बना के रखा था कि हमें भीड़ को अंदर कैसे लेके जाना था। क्योंकि जब शुरुआत में 12 बजे के करीब वहां पर भीड़ पहुंची, जो लेटर है उसमें 3 बार उन्होंने बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया। लेकिन जब 1 बजे बड़ी तादाद में भीड़ आ जाती है और वो सीधा जो गेट है उसे क्रॉस कर चली जाती है, बाकायदा उनके पास टूल होता है, उस टूल के जरिए, चूंकि वो चैन से लॉक किया जाता है, उस टूल के जरिए वो चैन को तोड़ 25 ट्रैक्टर वहां पहुंचते हैं। 3 ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रदर्शन, जो लाल किला के परिसर में अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे वो ट्रैक्टर लाल किला के प्रांगण में पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही 3 ट्रैक्टर थे जो वहां पर पहुंच गए थे। तो जो एएसआई की जो कंप्लेन है उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किस तरह से उत्पात मचाया गया, दिया गया। एएसआई ने अपनी जो कंप्लेन है उसमें यहां तक की दुहाई दी कि चूंकि लाल किला जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर में आता है, उसके बावजूद इस तरह से वहां पर उत्पात मचाया गया, हिंसा की गई, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, और ये बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप लगा है ग्रेटा थनबर्ग पर। धारा 153A, धारा 120B के तहत ये एफआईआर ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। आपको बता दें कि स्वीडन की एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है ग्रेटा थनबर्ग पर कि किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट किया ग्रेटा थनबर्ग ने। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से यह एक्शन लिया गया है और कार्रवाई की गई है। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जो धारा 120B है इसका मतलब होता है आपराधिक साजिश, और धारा 153A इसका मतलब होता है कि लोगों के बीच नफरत फैलाना, यानी कि आपराधिक साजिश और लोगों के बीच नफरत फैलाने के तहत यह केस ग्रेटा थनबर्ग पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग दुनिया में अपने पर्यावरण प्रेम के लिए मशहूर है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर जो ट्वीट किए थे ग्रेटा थनबर्ग ने, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग पर 2 अलग अलग धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। तो एक तरफ दिल्ली हिंसा में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्ष किसान आंदोलन को कंधा बनाकर, हथियार बनाकर अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके ये दोनों तस्वीरें आएंगी, और जो इसमें पहली तस्वीर है ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल आज किसानों से मिलने पहुंचा था। इस डेलीगेशन में विपक्ष के कई बड़े नेता सांसद शामिल थे। कनिमोझी, सुप्रिया सुले, सौगत राय और हरसिमरत कौर बादल भी आज किसानों से मिलने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। अब विपक्ष का आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया, और इस वजह से वो गाजीपुर में बैठे किसानों से नहीं मिल पाए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रामपुर की है, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए नवरीत के परिवार वालों से मुलाकात की और नवरीत की शोक सभा में शामिल हुई। 26 जनवरी को नवरीत की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई थी। मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपना फर्ज समझते हुए इस देश के अंदर जो हालात बने हुए उसको देखने का जायजा लेने के लिए आए, और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहां तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहां पर उनकी बस रोक दी गई, और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करिए जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया, और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ, और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है, इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है।
तो विपक्षी सांसद और नेता जब आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे थे, उनका यह आरोप है कि किसानों से उन्हें नहीं मिलने दिया गया। यह आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनकी सफाई इस पर सामने आई है। वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। माननीय सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको बताया गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी वजह से वहां से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अल्टरनेटिव रास्ते खुले हुए हैं और उनको फैसिलिटेट करने की भी एक हमने एक प्रस्ताव दिया कि आपको हम उधर प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर, बंदोबस्त के अंदर हम भिजवा देंगे ताकि वो अपनी जगह जहां जाना चाहते पहुंच जाए और कहीं भी किसी तरीके से प्रोटेस्ट साइट पे जाने से रोकने की कोई कवायद नहीं की गई थी। तो आंदोलन पर हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच विपक्ष पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष सियासत कर रहा है, विपक्ष को मौका दिख रहा है किसान आंदोलन में, और कुछ दल ऐसे भी हैं जिनको शायद आने वाला यूपी चुनाव भी दिख रहा है। इसीलिए किसान आंदोलन को सियासी रंग, सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, मेरे साथ कौन कौन मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देशरत्न निकम साहब, संघ समर्थक, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। विजय तालान जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, वो साथ में हैं। दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त साथ जुड़ गए हैं। और कर्नल रिटायर्ड सीडी सिंह कांबोज, प्रवक्ता अकाली दल, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं जयराम विप्लव जी आपके पास आना चाहूंगा। ये आंदोलन तो बढ़ता ही जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तो विपक्ष का इसको बड़ा भारी समर्थन भी मिल रहा है। आज तो विपक्ष के कई सांसद और नेता मिलने पहुंचे थे और आरोप यह है कि आप लोग मिलने ही नहीं दे रहे हैं किसानों से उनको। ऐसे कैसे खत्म करेंगे आंदोलन? देखिए, दुखद तो यह है कि इस आंदोलन का जो स्वरूप जिसे आप करें कि बढ़ता हुआ जा रहा है, मुझे लगता है कि वो जनता के सामने एक्सपोज होता जा रहा है और इसकी किसानों की बात इसमें सिमटती जा रही है और दुनिया भर के उलझुल मुद्दे, भारत विरोधी मुद्दे इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे आंदोलनों की ही हानि हो रही है इस देश में और आंदोलनों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह ये लोग लगा रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर के आए थे वो मुद्दे कहां पीछे छूट गए और बढ़ते बढ़ते तो आपने देखा ये स्वीडन से लेकर के अमेरिका और कहां हॉलीवुड और पॉर्न स्टार तक मामला चला गया। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार उन ट्वीट्स को रिट्वीट्स कर रही है और ग्रेटा थनबर्ग ने जो डिलीट करना पड़ा रिट्वीट अपने ट्वीट को, उन्होंने सारी चीजों को एक्सपोज किया। उनकी प्लानिंग क्या थी, 4 फरवरी से 5 फरवरी और फिर 6 फरवरी को ट्वीट्स की बाढ़ आ जानी थी, दूतावासों पे प्रदर्शन होने थे। ये सारा जो ये कहीं वही कैम्ब्रिज एनालिटिका तो नहीं है जो राहुल गांधी जी जिससे आजकल सलाह मशविरा करके जिसके मार्गदर्शन में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और तो और अभी आप खबरों में ही देखिए कि कहा जा रहा है ये प्रोटेस्ट मई तक चलेगा क्योंकि बंगाल के चुनाव हैं। अभी आप भी जिक्र कर रहे थे रामपुर में जिस प्रकार से आज एक नेता गई हैं, अचानक से उनकी सहानुभूति हो जाती है। और जो लोग अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं हैं, जिन्होंने परिवार के बाहर कभी झांक करके नहीं देखा, 70 वर्षों में किसानों की कभी सुध नहीं ली, उन्होंने कभी एमएसपी कानून के विषय में नहीं सोचा, उन्होंने किसानों के सम्मान के बारे में नहीं सोचा, किसानों की आय दुगना करने के बारे में नहीं सोचा। सब आरोप ठीक है कि ठीक है, इस पर सियासत हो रही है, लेकिन मौका तो सरकार नहीं दिया है ना। सरकार किसानों से बात करके इस मसले को सुलझा लेती, लेकिन अब तक तो कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। 70-71 दिन हो गए हैं, किसान अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं, समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ये आंदोलन को खत्म कराना, किसानों को अपनी बात समझाना या किसानों की बात मानना, मतलब ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना सर, गवर्नमेंट की है कि नहीं है? तो कौन करेगा इसको? सियासत करने का मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं और हम एक संवेदनशील सरकार है सर, हम बहुमत के साथ साथ अल्पमत का भी सम्मान करते हैं। इसलिए आज आप देखिए कि देश भर के कुछ ही किसान हैं जो इस बिल से असहमत हैं। हम उनकी आवाज को भी सुन रहे थे और उनके ये जो प्रतिनिधि बनकर के यहाँ बैठे थे उन सब लोगों से हमने बात किया।
11-12 दौर की बातचीत हुई, सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि हम 2-2.5 वर्ष तक, 1.5 साल 2 साल तक इस कानून को ठंडे बस्ते में डालते हैं, चलिए एक बातचीत करते हैं, कुछ नए मसौदे तैयार करते हैं, या फिर आप बिंदुवार चर्चा कर लीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दरअसल इस आंदोलन को किसान के हित से ये बाहर रखना चाहते हैं और सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए तमाम बहुत सारे प्रोपगेंडा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये अब देखिए, आज एक शिकायत है, सुनिए जो जनाब विप्लव, आज एक शिकायत है अगर किसानों के लिए है, आज एक शिकायत यह है कि किसानों को, किसान जो वहां आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं, उनसे मिलने जब विपक्ष का एक डेलीगेशन जाता है जिसमें हरसिमरत कौर बादल होती हैं, सुप्रिया सुले होती हैं, कनिमोझी होती हैं, सौगत राय होते हैं और भी कई नेता होते हैं, वो लोग जब किसानों से मिलने जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। क्यों? ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ही नहीं होने देना चाहते हैं, विपक्ष से बातचीत नहीं करने देना चाह रहे हैं किसानों को। वो तो ये भी आवाज उठा रहे हैं सीधे तौर पर। आज हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि लोकतंत्र नहीं रहा देश में। ये तो आपने पीछे देखा, ये कोई नई चीज तो है नहीं, इसके पहले भी इन्होंने प्रयोग किए, इन्होंने लोगों को उकसाया, भड़काया। एक ऐसा कानून जो कि लागू भी नहीं हुआ था, उसको एनपीआर को लेकर के इन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया, एनआरसी को लेकर के इतना बड़ा इशू बना दिया और कैसे आंदोलन चलाया, ये भी आपने देखा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को डर है, सरकार को डर है ये कि ये विपक्ष के लोग जाएंगे तो आंदोलन को भड़काएंगे, किसानों को भड़काएंगे, ये डर है आपको? ये तो जाहिर हो गया ना, ये डर नहीं। ठीक है, ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन लेता हूं। बाकी मेहमान है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, विजय तालान जी भी हैं, दीपक झा भी हैं। मैं पहले दीपक झा के पास चल रहा हूं। दीपक झा, आपने सुना भी, ये सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई एक डर इस बात का है, एक शंका सरकार को इस बात की है कि विपक्ष के लोग इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि इस बात का सॉल्यूशन निकले, इसलिए बार बार भड़काने पहुंच रहे हैं किसानों को। रोहित भाई, एक बात बोलूंगा मैं बड़े तसल्ली से सुनता रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि इनके अंदर भी इतना धैर्य आएगा सुनने के लिए। मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू, तो यह है भाजपा की हाल। जो इनके समर्थन में बहुत बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जो इनसे सवाल करे वो पूरी दुनिया में देशद्रोही है। अगर देशद्रोही का काम किया है तो सबसे पहले हमारे माननीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि अमेरिका में जाकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार भारत के गौरव को ठेस पहुंचाया। उन्होंने भारत माता को धूल धूलित किया वहां पे जाके, कि अमेरिका में जाके एक विदेशी के लिए नारे लगवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। दूसरी बात कहता हूं मैं, चाहे वो रिहाना हो, चाहे ग्रेटा हो, ये सब दुनिया भर के लोग मानवता के नाते अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो भाजपा को पेट में बहुत दर्द होता है। वही दुनिया भर के लोग जब नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या करिश्मेटिक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन दीपक झा, फिर अगर आप एक पक्ष देखेंगे आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम लिया, आपने रिहाना का नाम लिया, तो फिर आपको अमेरिका का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि कृषि कानून जो है ये किसानों को बदल सकते हैं, किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने तारीफ की इस आंदोलन की, इस कृषि कानूनों की, फिर आपको उसका भी जिक्र करना चाहिए। अमेरिका बिल्कुल करूंगा। मैंने कहा अमेरिका में जाके आप ही कहते हैं, और हिंदुस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेस और क्रिकेटर हैं, आप उनको कितना पैसे देते हैं? दूसरों को तो आप कहते हैं पैसा लेके ट्वीट करते हैं लाखों करोड़ों डॉलर में। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के सम्मानीय प्रवक्ता महोदय से कि कंगना रनौत को आप कितना, अक्षय कुमार को आप कितना देते हो, सचिन तेंदुलकर को कितना पैसा देते हो ऐसे चाटुकार गैंग को पालने के लिए? देश को आप नहीं बताएंगे। किसान सड़कों पे है 60 दिन से ज्यादा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति इस चैनल पे बैठ नहीं दीपक जी, ये बात ठीक नहीं है। आप किसी पर पर्सनल होकर अटैक नहीं करेंगे, आप किसी पर पर्सनल होकर अटैक नहीं करेंगे। ये सब देश की सम्मानित हस्तियां हैं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सम्मानित हस्तियां हैं, और इन्होंने अपने काम से देश में सम्मान अर्जित किया है। इस तरीके से इस तरह से आप उनको डिफेम नहीं कर सकते, इस तरह से आप उनको डिफेम नहीं कर सकते। इन्होंने अपने हुनर से देश में नाम कमाया है, ये गलत बात है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए दीपक झा, ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। रत्न क्यों दिया बताओ जरा दीपक झा। सुन तो लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं दूसरे लोग ट्वीट करते हैं पैसा लेके, लेकिन सरकार के पक्ष में जो लोग बोलते हैं कि पैसा लेके ट्वीट, वो तो आप ही ने। नहीं दीपक झा, पहले आप माफी मांगिए,
पहले आप माफी मांगिए। सचिन तेंदुलकर को आप चाटुकार जैसे शब्दों से आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं दीपक जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। मुझे आपको दीपक भाई इस पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से वो छोटा नहीं हो जाता है। इन सब लोगों ने अपने हुनर से सम्मान अर्जित किया है और देश का नाम रोशन किया है विदेशों में। सचिन तेंदुलकर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अक्षय कुमार कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और इन्होंने अपना सम्मान अब खुद अर्जित किया है। बताइए ना, कंगना रनावत भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तो देश के सब महान सम्मानित कलाकार हैं। नहीं, सचिन तेंदुलकर जिनको भारत रत्न कांग्रेस की सरकार के समय में मिला था, नहीं वो उनकी आइडियोलॉजी है ना दीपक झा। आप किसी की आइडियोलॉजी को लेकर ये नहीं कह सकते कि वो इसका चाटुकार है या वो इसका चाटुकार है। किसी की आइडियोलॉजी को लेकर आप नहीं कह सकते ना। हर एक आदमी किसी एक आइडियोलॉजी पर चले, ये पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हर एक आदमी अपनी सोच के हिसाब से चलने को स्वतंत्र है। आप उसको चाटुकारी तक का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे शब्द उसके लिए। हर एक आदमी की अपनी आइडियोलॉजी है ना सर। बिल्कुल करेंगे। अब आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस सिंपैथाइजर की, आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस को सूट करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ये आइडियोलॉजी है। सुनिए रोहित भाई, आपका ज्ञान बहुत इस ज्ञान को, लेकिन मेरा सवाल यह है कि यही लोग बैठे हैं मोदी जी के गैंग के चंडमुंड की सेना, जो कहते हैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करोगे देशद्रोही हो, गद्दार हो। पहले इन्होंने शाहीन बाग था, अब किसानों को गद्दार कह रहे हैं। तो एक कौन सी विचारधारा इस देश में फल फूल रही है, जरा ये भी तो आप अगर भारत रत्न से सम्मानित सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त एक व्यक्तित्व का अपमान करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिले, तो वो सोनिया गांधी जी के यहाँ 10 जनपद से ले आइए और मुद्दे पर आइए, किसानों की बात करिए। और आपकी बात मैं अब तभी सुनूंगा जब आप माफी मांगेंगे। दीपक झा, आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, एक चैनल पर बैठकर, एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर, और आप खुद एक जिम्मेदार ना देखें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिबेट अब मुझे लगता है कि डिबेट डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हम वापस मुद्दे पर चल रहे हैं। विजय तालान जी भी मेरे साथ है, मैं उनके पास चल रहा हूँ। विजय तालान जी, लेकिन समस्या ये है कि अब जो समस्या है इसका समाधान निकलेगा कैसे? अब तो नई नई शर्तें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब हम कृषि मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब हम किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब सीधा हमको प्रधानमंत्री से बात करनी है, या अमित शाह जिस मीटिंग में होंगे गृह मंत्री तभी हम बातचीत करेंगे। ऐसी नई नई शर्तें अगर आगे इंट्रोड्यूस होती रहेंगी तो फिर हल कैसे निकलेगा सर? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल की दूरी बताई थी, वो कॉल तो हमारे पास तक अभी तक आई नहीं है, और ना ही हमें नंबर मिला है कि इस पर कॉल कर ली जाए। और जिस तरह से आज एक दो कांटे जो उन्होंने कीलें लगाई थी और वो उखाड़ने का काम किया है, वो ठीक किया है। अभी जो इन्होंने 3 बिलों के रूप में बड़े बड़े एक त्रिशूल लगा, 26 जनवरी को हुआ वो ठीक था। जो 26 जनवरी को हुआ वो ठीक था। लाल किले की घटना एक दुखद घटना है, बाकी छोड़ करके कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। इतना बड़ा उपद्रव हुआ 26 जनवरी को, वो ठीक था। लाल किले में जो हुआ बिल्कुल गलत था। उस देखो, आप डिबेट को भटका रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि जो लाल किले पर हुआ बिल्कुल गलत था। अगर आपने अपनी जिद छोड़ दी होती, अगर आपने जिद ना की होती 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की, तो ये होता। और अगर आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला तो जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपको लेनी चाहिए थी उसकी। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जिद नहीं की जरूरत थी, जिद सरकार की है, जरूरत है। जब जरूरत होती है ना तो उसे जिद का नाम दिया जाता है। और सरकार की जिद है, उसे हट धर्मता नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? उस तरह का किसानों पर आरोप नहीं हम बर्दाश्त करेंगे कि किसान जिद कर रहा है। जिद कर रही है सरकार, हटी हो रही है सरकार, धर्मता अपना रही है सरकार, और आरोप लगाया जा रहा है किसानों पर। जब किसानों को उस बिल की जरूरत नहीं है तो क्यों थोपे जा रहे हैं उन पर? ये मैं बात कर रहा हूँ, जो कील उखाड़ी गई है, ये कोई हम बाहर से आए हुए लोग थे? हम गद्दार हैं, हम पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं? जिस तरह से इन्होंने ये कील लगाई, ये कील उखाड़ करके अब पूरे देश ने देखा है, इन्होंने जो कील उखाड़ी है ये इनकी गलती नहीं तो क्या था? ये माफी मांगेगी सरकार? यहाँ की जो इस तरह से कील लगा करके किसानों के ऊपर उन्हें इस तरह से डराया जा रहा है कि हम इधर आए तो फिर हमारा क्या हाल होगा? क्या हम हिंदुस्तान के निवासी नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे? बॉर्डर पर है हम किसी पर? वो एहतियातन दिल्ली पुलिस ने उस पर भी सफाई दी है ना कि वो एहतियातन लगाया गया है। अब कुछ प्रदर्शनकारी वहां जाएंगे, अंदर हंगामा करेंगे, लाल किले पर जैसा हंगामा किया था वैसा हंगामा दोबारा ना हो, उसको लेकर ही दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने एहतियातन तैयारी की है। 64 दिन में एक दिन गए ना दिल्ली में। अब जब आदेश होगा एक पूरे, क्यों राकेश टिकैत तो अभी कहते हैं, राकेश टिकैत तो अभी कहते हैं कौन रोक लेगा हमको, जब जाना होगा चले जाएंगे।
वो ऐसे छाती ठोक कर कहते हैं, कैसे उसको देखेंगे फिर हम, बताइए। नहीं, बिल्कुल, जब कहेंगे कि जाएंगे तो जाएंगे, और अभी तक एक कॉल नहीं की गई है कि जाएंगे। अब कल परसों चक्का जाम करने की आप लोग बात कर रहे हैं। चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल। जब आप तैयारी करेंगे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस तैयारी करेगी कि नहीं करेगी? चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस तैयारी करेगी कि नहीं करेगी? आपको छूट दे दें, जो मर्जी करते रहें। 3 घंटे का एक सांकेतिक चक्का जाम है, अभी 3 घंटे का है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह ये वादा 26 जनवरी का भी था, ये वादा 26 जनवरी का भी था कि कुछ नहीं होगा। योगेंद्र यादव ने ये बात बोली थी, कुछ नहीं होगा, सब शांतिपूर्ण होगा। ये बात राकेश टिकैत ने कही थी, कुछ नहीं होगा, सब शांतिपूर्ण होगा। और कितनी शांति थी वो पूरे देश ने देखी थी सर, पूरे देश ने देखी, पूरे देश ने देखी। एक जो षड्यंत्र था सरकार का, वो पूरे देश ने देखा। जिस तरह से देश जुटा है, वो पूरा विश्व देख रहा है। जिस तरह से जो एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, आज तक के इतिहास में देखिएगा, एक दिन को छोड़ करके, एक जगह को छोड़ करके, जो सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। बाकी मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना। देश रत्न निगम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चल रहा हूं। निगम साहब, अब जो सारा विपक्ष है, उनको क्या इस आंदोलन में अपना फ्यूचर दिख रहा है? क्या वोट बैंक दिख रहा है विपक्ष को? इसलिए सबके सब अब गाजीपुर बॉर्डर शिफ्ट हो गया है। पहले सिंघू बॉर्डर पर फोकस था, अब गाजीपुर बॉर्डर पर सारा फोकस शिफ्ट हो गया है पूरा विपक्ष का। लेकिन दिल्ली हिंसा पर कोई बात नहीं करना चाहता, दिल्ली हिंसा पर किसी के मुंह से 2 शब्द नहीं फूटते हैं। अभी आपने देखा ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक FIR रजिस्टर कर ली, और जैसी साजिश बाहर निकल के आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो यहाँ देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं उनके बीच में साजिश जो निकल के आई है, वो एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात। तो इस पे इसको इतनी लाइटली और हल्के से नहीं लेना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मामला बहुत ही गंभीर है। दूसरा, वोट की राजनीति तो देखिए चमका रहे हैं, ये वही सारी पार्टी उनका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सपोर्ट। रोहित भाई, और एक रोहित भाई, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में सवाल है रोहित भाई, बीच में नहीं बोलता हूं। दीपक झा जी, आप थोड़ा सा संयम रखें। मैं आऊंगा दीपक भाई आपके पास, जरा थोड़ा सा अब टाइम दीजिए, सबके लिए टाइम है। देश रत्न निगम साहब को अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए सर। 2018-19 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, सेलेक्ट कमेटी, जिसमें यूनानिमस सम्मति से इस कानून का सपोर्ट किया गया था, और उसमें सारी चीजें लिखी हुई। अगर कोई वो रिपोर्ट पढ़ना चाहे, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसमें सिर्फ 13 व्यक्ति थे 31 में से जो भाजपा के थे और उनके सहयोगी दल के थे, बाकी सारे विपक्ष के थे। मुलायम सिंह यादव वगैरह बड़े बड़े नेता थे, और सबने कहा था कि APMC मंडी एक लूट का स्थान बन चुकी है और इसको बदलना चाहिए, और किसान मौके जहां चाहे बेच सके, जिस जगह चाहे बेच सके, मिलना चाहिए। आज सारे के सारे गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर पहुंच के उसका अपोजिशन कर रहे हैं। तो देखिए उनका मुखौटा देखिए उतर चुका है। रही गाजीपुर बॉर्डर पे मिलने नहीं दिया गया, वो रास्ता बंद है, घूम के जा सकते थे हम लोग। मैं पास में ही रहता हूँ, रोज घूम के जाता हूँ बॉर्डर क्रॉस करके, और मैं उस साइट पे भी जाके आके मिल के आता हूँ लोगों से, और वहां क्या उनके विचार है ये भी सुनता हूँ जाके। तो ये कहना मिलने नहीं दिया गया, ये झूठ है, सिर्फ राजनीति चमकाने की बात है। देखिए, इसका रास्ता निकालने की कोशिश सरकार ने की है। उन्होंने करीब 10 कदम लिए थे, आपको भी पता होगा, जिसमें ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन था, डील थी, और भी बहुत सारे उन्होंने कदम लिए थे। देखिए, जब भी कभी संवाद या चर्चा होती है दो पक्षों के बीच में, 2 कदम एक पार्टी लेती है, 2 कदम आगे दूसरी पार्टी लेती है। अगर एक पार्टी ने 10 कदम लिए हैं, दूसरी पार्टी कहती है कि ये कानून खत्म करिए तब बात करेंगे। अगर खत्म कर दिया, हटा लिया, तो बात करने के लिए रहा ही क्या रहा आपके पास? ये तो इस तरह की जो आप भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो राजनीति कुछ और है। इनका फार्म के लॉस से, किसानों के कृषि के लॉस से, छोटे मझोले किसानों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रोहित भाई, मझोले किसानों के बारे में अगर आप जाए गाँव में, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत खुश है वो। 6000 सम्मान निधि से जो मिल रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, कर्नल सिंह काम्बोज कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका एक रिएक्शन लूंगा, फिर हेडलाइंस, फिर उसके बाद में वापस आऊंगा। कर्नल काम्बोज। थैंक यू रोहित, आपने हमें भी टाइम दिया, बहुत देर से बैठे थे आप। रोहित, ये मेडल देखो, ये 1897 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के हैं, जो कि शहीद हुए अफगानिस्तान की लड़ाई में जी। मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वार भी लड़े। हम तीनों भाई फौज में कर्नल रिटायर हुए हैं, और ये लोग, ये विप्लव जैसे लोग हमें बोलते हैं कि हम गद्दार हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? चाइना के ऊपर जब लद्दाख में झगड़ा हुआ, तो मेरी रेजिमेंट 3 मीडियम के रेजिमेंट ने पकड़ा,
उसकी वजह से अगले दिन जो है सारे हमारे आदमी जो उन्होंने पकड़े थे उनको छोड़ना पड़ा 3 मीडियम रेजिमेंट। और वहां जिस निशान साहब की आप बात करते हो, वहां पे निशान साहब जलाया गया। राजनाथ ने वो लद्दाख में निशान साहब जलाया गया। और आप जो कहते हो कि तिरंगे की बेइज्जती की, तिरंगा उसी तरह लहरा रहा था। ट्रैक्टर के ऊपर जो है तिरंगे लगे हुए थे। तिरंगा किसने बेइज्जती की? आपने देखिए सर नहीं आप समझ देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप विप्लव जी को कह रहे हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन जो हंगामा जिन्होंने किया, जो उस दिन प्रदर्शन किया, आप सुनिए, मैं किसने किया हंगामा वो सुनिए। दीप सिंह सिद्धू जिसके ऊपर 6 लाख का इनाम रखा है, उसकी फोटो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, उसकी फोटो होम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, और वो सनी देओल का खास आदमी है। और ये अब सबको पता चल गया है कि दीप सिद्धू सुबह 7:30 बजे वहां निकल गए अपने बंदों को लेकर, और हमारे जो आदमी बाकी किसान थे वो 10:30-11 बजे वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। जब 7:30 बजे वो निकले, तो जब उनको परमिशन हुई थी कि जिस रूट से जाना है उस रूट के ऊपर गवर्नमेंट हमेशा बैरिकेड करती है ताकि जिस तरह से नहीं जाना, लेकिन जो लाल किले की तरफ रूट जा रहा था वहां से जाने दिया। आपने फोटो देखी होगी, जो फोटो का बात बार जिक्र करते हो। शुरू में वहां पे जब हमने देखा तो कुछ ट्रैक्टर थे, 100-150 आदमी थे, और पुलिस वाले वहां कुर्सियों के ऊपर बैठे थे। आपने रोहित देखा है कि नहीं? वो देखा, आपने जरूर देखा होगा। क्यों? ये बात की बात है। ठीक है सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुझे हेडलाइंस, और मैं जयराम विप्लव के पास चल रहा हूं। जयराम विप्लव, देखिए इस तरह के आरोप सरकार पर भी लगते रहे हैं कि सरकार, मैं अगर अभी हाल की बात करूं तो एक टीवी चैनल पर आप ही की पार्टी की जो प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं अपराजिता सारंगी, वो बैठी हुई थी और वो ये कह रही थी कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं वो फर्जी किसान हैं। राकेश टिकैत का नाम उन्होंने लेकर कहा फर्जी किसान हैं। एक तरफ तो आप बात करते हैं, राकेश टिकैत किसान की जब मीटिंग होती है सरकार के साथ, उसमें एक प्रमुख चेहरा रहते हैं, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि राकेश टिकैत फर्जी किसान हैं, वो फर्जी गैंग है। ऐसे फिर कैसे आप लोग आगे इसको सोल्यूशन दे पाएंगे? आपकी एकमत नहीं है पार्टी में क्या, या इस तरह के बयान दे देता है कोई भी? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात पूछी है उसी से मिलता जुलता अभी हमारे अकाली दल के साथी कर्नल साहब भी बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैंने उनके संदर्भ में या किसी के संदर्भ में नहीं कहा, और ना ही मैं सर्टिफिकेट बांटने का काम करता हूं। कौन गद्दार है, कौन आतंकवादी है, पूरा देश देख रहा है। जिसकी भी हरकत है वो देश जान रहा है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि एक फोटो मिली है वो प्रधानमंत्री जी के साथ किसी की, दीप सिद्धू की, तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने, गृह मंत्री जी के ऊपर सवाल उठा दिए। तो आज जो उनकी पार्टी की मुखिया हैं, उनकी पार्टी की नेता जो आज सांसद के तौर पर अभी मिलने जा रही थी सांसदों से, ये किसानों के साथ, तो उनकी तो हजारों तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज माननीय हरसिमरत कौर जी जो कुछ कर रही हैं, जो कदम वो उठा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी की सहमति है? देखिए, ये अपने आप में एक डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपने लिए कुछ और पैमाना रखते हैं, दूसरों के लिए कुछ और। दूसरी चीज कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा विफलता, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोगों ने तैयार कर दिया कि इस आंदोलन में किसानों की बात कम और दुनिया भर के मुद्दों की बात ज्यादा हो रही है। आपने हमारे विपक्ष में इस पैनल में जितने भी लोग हैं उनके मुंह से कृषि बिल, कृषि कानून और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर समाधान के लिए उनका कोई भी वक्तव्य नहीं सुना इस 45 मिनट के अंदर। वो मोदी जी से लेकर के तमाम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से एक लाइन कहना चाहता हूं बस, उसके बाद आप बोलिएगा। बात पूरी कर लीजिए फटाफट। 11-12 दौर की वार्ता हमने की है, और मैं बस सरकार की ओर से, सर मैं आ रहा हूं, बस आपके पास 20 सेकंड मिला था कि आइए बातचीत करते हैं। अभी हम बिल को कुछ दिन के लिए रोकने के लिए भी तैयार हैं। और एक और वस्तु स्थिति, बार-बार वही बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल के इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है, इस पर कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। हाँ ठीक है, जयराम विप्लव आपने अपनी बात कह दी, अब कर्नल साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। ये जो मिस्टर विप्लव यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि ऊल जलूल मुद्दे, आप इनको बोलो पहले भाषा सीखें। जो लोग वहां 2 महीने से बैठे हैं, वो जो वहां बुजुर्ग औरतें बैठे हैं, मुद्दों को ये ऊल जलूल बताते हैं। कुछ भी तो आपको संवेदन होना चाहिए। ये संवेदन क्या होंगे? मन की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अभी बर्ड फ्लू आया तो कहते काऊ मर गए, कबूतर मर गए, उनको बड़ा अफसोस हुआ। अमेरिका के अंदर 4 जो है अमेरिकन मर गए, उनको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन
125 से ज्यादा आदमी वहां पे शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर। इनके मन में कभी कुछ नहीं आया कि ये हमारे आदमी हैं, क्यों मर रहे हैं? 0 टेम्परेचर से नीचे वहां खुले आसमान में औरतें बुजुर्ग वहां बैठे हैं, रोज 2 से लेकर 3 तक डेथ होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुंह से एक बात भी नहीं निकली है। प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी देर मन की बात करते रहे और अपने जो रोज वही बात कि इसके फायदे क्या हैं वो गिनाते रहे, लेकिन ये इनमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो इतना भी संवेदन नहीं है कि जो लोग वहां मर रहे हैं उनकी बात तो सुन लो, उनसे बात तो कर लो। ये कह रहे हैं कि 11 बार जो है मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई? मीटिंग में वही इनका क्या है कि जो संघर्ष है उसको लंबा कर दो और संघर्ष जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन संघर्ष उल्टा हो गया। रोहित जी, मैं लंबा बड़ी होता जा रहा ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे सबके पास जाना है सर, मुझे सबके पास जाना है क्योंकि बाकी लोग भी हैं, तो मैं एक ही शिक्षक को सारा टाइम नहीं दे सकता। मेरे साथ बाकी लोग भी हैं, इस वक्त। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक झा कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक झा, बिल कैसे आगे बढ़े, कैसे रोहित जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि विप्लव साहब अपना बातें कर रहे जो हैं, टप बोल रहे हैं चुप रहे हैं और सुने थोड़ा सा। मैं बात ये कहता हूँ, आप अपनी नाकामियों को दीपक झा, आप पहले तमीज से बात करना सीख लीजिए। रहो भैया, कम से कम बंद करो। बहुत मैंने आपके विषय में कभी सर लड़िए मत। चुप करो आप। अरे चुप रहिए आप। भारत नहीं, आप रोहित जी, क्या भाषा है इनकी? क्या भाषा है इनकी? भाषण देते हैं, आप ये कह रहे हैं टप टप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, क्या भाषा है इनकी? आपके शो में ये भारत रत्न का अपमान करते हैं, चुप कराइए। और मुझसे इस तरह की बदतमीजी ये कैसे कर सकते हैं? इनको भाषा सिखाइए, इनको सिखाइए कि राहुल गांधी जैसी बदतमीजी ना करें यहाँ पर। के लिए दीपक जी, तमीज से बोलना सीख लीजिए। इस तरह की हल्की बातें करके ना थोड़ा फुटेज। मुझे लगता है सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दीपक भाई, गरिमा बनाए रखेंगे बातचीत में और भाषण में, हम गरिमा बनाए रखेंगे, तभी एक अच्छी डिबेट होगी। दीपक भाई, पाकिस्तानी घुसा है। रोहित भाई, मैं बहुत खेद है चाहता हूँ। ठीक है जयराम विप्लव, अब आप उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा दीपक भाई आप भाषा की गरिमा बनाए रखेंगे। बिल्कुल, भाषा की गरिमा बनी रहेगी, लेकिन क्या करें, इनको चुभती है भाषा हमारी, चुभनी भी चाहिए, क्योंकि लोग खुद गद्दार हैं, तो गद्दारों को जब गद्दार बोलोगे तो चुभेगी। मैं दूसरी बात कहता हूं, देश में ऐसे कौन से आतंकवादी घुसा है जो कि आपको रोड पे, सड़क पे कील गाड़नी पड़ी, तारे लगानी पड़े, सीमेंटेड वो लगाने पड़े, बाढ़ करने पड़े, जो कि आपको चाइना के पास करना चाहिए। चाइना घुस आया, अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिया, आप वहां जाके कोई कील नहीं गाड़े, आप 56 इंच का सीना, लेकिन आप अपने किसान भाइयों को 56 इंच सीना नहीं, कील दिखा रहे हो 56 इंच का कि देखो आओ मेरे से बात करो। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 कॉल की दूरी पे है, आप उनको 1 कॉल की दूरी पे नहीं, धमकी देते हैं, कहते हैं कि पूरा का पूरा काला चिट्ठा हमको पता है, एक बार पीयूष गोयल फालतू की बातें करने के लिए आते हैं, पूरा काला चिट्ठा हमें पता उजागर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी इसी के लिए इन्हें रखी हुई है, इसी के पैसे मिलते हैं। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान खालिस्तानी नहीं है, किसान गद्दार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से काम करते हैं, इसका नमूना हमारे देश की जनता भी देख रही है। सपोर्ट करते हैं। अरे बताओ ना, उस बिल में गलत क्या है? मोदी जी का सपोर्ट नहीं करते, आप गलत क्या है जिससे आप इस तरह का जहर बोलने की किसानों कोशिश को परेशानी है? जो आप बताइए जरा, वो मुद्दे पर बात करिए ना। हम तो किसानों के साथ हैं, हम वही है जिसने किसानों को सम्मान निधि दिया 6,000 रुपये। तुम क्या जानोगे भारत पे? सोचा था सर, आपकी सरकार ने 70 वर्षों में तुम लोगों ने सिर्फ मोदी वंदना की जिन विषयों को और संघ में करना कुछ चाहते हैं, सीखा नहीं है, सारे सिर्फ और सिर्फ मोदी वंदना। अरे मोदी वंदना से आगे बढ़, पुराना मॉडल, पुराने कृषि कानून सही थे, भारत माता के 70 सालों संतानों की में वंदना करो, जो किसानों ने तुमको वोट दिया, उनकी बातें करो। क्यों नहीं आई? ठीक है, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों के आरोप हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के आरोप हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के आरोप हैं। बीजेपी ये कह रही है, कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब किसानों के पास जा रही हैं? इसका जवाब मैं विजय तालान जी से लूंगा। आप, हाँ ठीक है, विजय तालान जी को मैं चाहता हूं कि अब उनको स्क्रीन पर रखा जाए। विजय तालान जी, ये बताइए कि लगातार किसान शुरू से कहते रहे कि आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल मंच हम लोग नहीं देंगे। ये आपने भी मेरे साथ डिबेट में कई बार बोला है, लेकिन 26 जनवरी के बाद से पॉलिटिकल टूरिज्म बढ़ गया है। लगातार जो पॉलिटिकल नेता हैं वो आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, उनके साथ मंच शेयर किया जा रहा है। अब तक तो आप ऐसा नहीं कह रहे थे, अब तक तो ऐसी तस्वीर भी नहीं देखी जा रही थी, अचानक से 26 जनवरी के बाद क्या हो गया? मैं जवाब दे देता हूं रोहित जी।
आप हमने कहा है कि ना हम मंच देंगे ना हम माइक देंगे, और वो हमारे बीच में आकर के नीचे बैठते हैं। जो सर मंच भी दिया है और माइक भी दिया है। जयंत चौधरी बराबर में बैठे थे राकेश टिकैत के। अब मंच का मतलब ये नहीं है कि अलग से सजाया जाएगा, मंच का मतलब साथ बैठ रहे हैं, साथ में बाइट दे रहे हैं। संजय राउत आए, साथ में बाइट दी, राकेश टिकैत के कंधे पर उनका हाथ था संजय राउत का, तब वो बाइट दे रहे थे वहां पर। बड़ी अजीब बात है जी। अब हम कोई ऐसे आतंकवादी तो है नहीं, कोई गुनाह तो किया नहीं है, ना राउत साहब ने किया है, ना राकेश जी ने किया है। वो आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? तो फिर और मंच देना किसे कहते हैं? मंच देना होता है कि हम अपने मंच से माइक दे करके, जहां से हमारे नेता बोलते हैं, किसान नेता बोलते हैं, उस पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। आप देखिएगा कि 1988 में जब मेरठ के अंदर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने मंच पर किसी को नहीं चढ़ने दिया था, कोई मंच पर नहीं आया था। उसी तरह से लोग मिलने आते थे। चौधरी अजीत सिंह की मदर जो थी वो भी गई थी, लेकिन मंच पर नहीं गई थी, नीचे गई थी। आज मंच नहीं दे रहे हैं हम नीचे आकर के। और ये भाजपा नहीं है, भाजपा क्या हमारे पास नया? हमने तो राजनाथ सिंह को मंच दिया था 2013 में, मार्च के महीने में। आप उनका 20 मार्च का उनका बयान निकाल लीजिएगा आप 2013 का। वो हमारे मंच पर गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई 3 किलोमीटर की दूरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे और किसानों के बीच में आकर के उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। बहुत बड़ा बयान है उनका। आज क्या हुआ? आज तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना भाजपा वाले, ना हमारे न प्रवक्ता भी आप उल्टा बोलते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। भाई इनको थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखें। जिस एक आदमी की वजह से पूरा हिंदुस्तान का किसान एक हुआ है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके आंदोलन में आकर अपनी सियासत चमका रही हैं? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए मुझे। हाँ, दिल पर क्या? हम तो जहाँ कहेंगे वहाँ हाथ रख के कहते हैं। क्या ये कभी हाथ रख के अपने दिल पर, क्या कभी कहीं भी हाथ रख के ये कहेंगे? पॉलिटिक्स में एक एक एक्शन का महत्व होता है सर, एक एक एक्शन का मतलब होता है। बिल्कुल होता है। कहा गया है कि ये वोट के लिए ना, ये ना समझें कि वोट इनको इससे वोट मिल जाएंगी। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होने देंगे, ना ही उनका सिर नीचा होने देंगे, और संसद का अपमान नहीं होने देंगे। उसके बाद में क्या हुआ? पहल करनी चाहिए थी कि नहीं? पीएमओ को पहल नहीं करनी चाहिए थी क्या? कोई पहल हुई है? सिर्फ ये कह करके कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, उसके बाद में वो फोन नंबर कहाँ है? यानी कि आप कह रहे हैं कि आप कोई मंच नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आप कोई मंच नहीं दे रहे हैं देश रत्न निगम साहब। लेकिन ये जो तस्वीरें आती हैं कंधे पर हाथ रखकर साथ में बाइट देना, और ये फिर इन तस्वीरों का फिर क्या मतलब निकालें? क्या ये वाकई में विपक्ष को बहुत दर्द है किसानों को लेकर, या इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की वजह है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि उस कमेटी के जिन्होंने सर्वसम्मति, जो पार्लियामेंट की सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी थी जिसने इस पर बहुत ही वृहद चर्चा करी, उसमें सुखदेव सिंह ढींडसा थे शिरोमणि अकाली दल के। उनका उन्होंने क्या बोला है? वो श्रोमणी अकाली दल के नहीं हैं, आप गलत बात मत कहें। अरे भाई, अकाली दल डेमोक्रेटिक है। हाँ, उन्होंने बोला। और दूसरा मैं और नाम गिना देता हूं अभी आपको, आप शांति से बैठिए थोड़ा। और मुलायम सिंह यादव जी थे उसमें, और मोहम्मद सादिक थे कांग्रेस के, वीके श्रीकंदन थे कांग्रेस के, और एनसीपी के अमोल राम सिंह कोले थे, अबू ताहिर खान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के थे, ए गणेश मूर्ति एमडीएमके के थे, अफजल अंसारी बीएसपी के थे, और चाहिए तो मैं आपको और भी नाम गिना सकता हूं। इन सबने सर्वसम्मति से यही कानून के बारे में पक्ष में बोला, और सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में इसकी अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद इस कानून का रिकमेंडेशन हुआ है। आप लोग कानून पर चर्चा नहीं करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। दुनिया भर की इधर उधर की बातें कर लें, जो असली मुद्दा है उस पर कोई नहीं आना चाहता। 45 मिनट में किसी ने असली मुद्दे पे बात नहीं करी। आप हमें मुद्दे के ऊपर बात करने दें, इसका अलग रखें। 1 मिनट बीच में मत बोलिए, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बीच में मत बोलिए। आप बहुत आपने सेना के लिए आपने सेवाएं दी हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर कभी पर्सनल भी नहीं होऊंगा। और इसमें पंथ को लाना, खालसा पंथ को लाना, उसमें निशांत साहब का भी देखिए अपमान किया है। वो जगह नहीं थी जाके वहां लगाने की। आप हमारे तिरंगे का हुआ, लाल किले का हुआ, ये तो समझ में आता है, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता कि निशांत साहब का भी अपमान किया है उन्होंने। ये कोई नहीं बोल रहा है। कोई सिख आके बोले तो कि वहां वो फहराने की जगह नहीं थी, वो इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं था उसका, तो उसके बारे में सबको साफ सूझ जाता है। हम जाके मैंने गुरुद्वारा बंगला साहब में सेवा करी हुई है, मैं करता हूं वहां पर। निशांत साहब के प्रति मैं सम्मान है, श्रद्धा पूर्वक झुकता हूं उसके सामने, लेकिन वो जगह नहीं थी लहराने की। तो आपको इन सब चीजों का बड़ा साफ स्टैंड लेना पड़ेगा और मुद्दों पे बात करिए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, आपकी तरफ बढ़े, आप कदम नहीं उठाया। आप चाहते हैं कि पहले कानून खत्म हो जाए, बात करेंगे। बात करने के लिए आपके पास रहेगा क्या तब?
किस बात के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं वहां पर बैठे हुए? वहां पर जिस तरह के हालात है, देखिए मेरे घर से 700 किलोमीटर की दूरी पे है ये गाजीपुर का जो चल रहा है, और मैं वहां रोज जाता हूँ, रोज देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सम्मान पूर्वक मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इसलिए क्योंकि मुद्दों से अलग हटके अगर हम बोलते हैं तो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। मुद्दा आज की डेट में पीछे चला गया है किसान, और आप ये बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने मिलने नहीं दिया, घूम के चले जाते क्योंकि मेन रास्ता बंद किया हुआ है। ये बात रिपीट कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सियासत हो रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इतना ही वक्त था मेरे पास, आप सब जुड़े हमारे साथ, और जितना मैं वक्त दे सकता था मैंने सबको वक्त देने की कोशिश भी की है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो है सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, सियासत की जा रही है, लेकिन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि किसानों का ये आंदोलन कैसे खत्म हो।